हेलो बच्चों। दोस्तों, तीर कमान में, तारे आसमान में और रसायन लीला है पूरे जहान में। आइए रसायन लीला को आज स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से इस बेहतरीन सेशन में हम बात करेंगे। अभी तक दोस्तों हमारा डिस्कशन हो चुका है आरएन से रिलेटेड, वीएन से रिलेटेड, एफएन की हम बात कर चुके हैं, टीएन की हम बात कर चुके हैं और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने जस्ट प्रीवियस सेशन में स्टार्ट ही किया था। आज हमें यहीं से अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, इस पूरी माया को जानना है। देखिए, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसके लिए हमने एक बेहतरीन रिजल्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था। En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर इंटू एम इंटू ई रेज टू पावर 4 इंटू जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर। क्या आपको याद है ये रिजल्ट? देखिए, मुझे तो सारे रिजल्ट याद हो जाते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से ही ऐसा हो पाया है। आप भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको भी इस टाइप के रिजल्ट सभी याद हो जाएंगे। याद देखिए, सभी कांस्टेंट को हमें पुट करना है, सभी कांस्टेंट की वैल्यूज को हम यहां पुट कर देंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या मिलेगा। हमें यहां पुट नहीं करना है जेड स्क्वेयर को, हमें यहां नहीं पुट करना है एन स्क्वेयर को। देखिए, सभी कांस्टेंट को पुट करने के बाद En किसके इक्वल मिलेगा हमें? आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। En हमें इक्वल मिलेगा, देखिए En इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। और इस कांस्टेंट को रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, रिडबर्ग भैया ने देखिए इस प्रकार से इस कांस्टेंट को कैलकुलेट किया था और अपने नाम से ही उन्होंने इंडिकेट किया था। आपकी एनसीईआरटी बुक में एनर्जी के इस फॉर्मूला को ऐसे भी इंडिकेट किया गया है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, फिर आर एच इज रिडबर्ग कांस्टेंट, आर एच इज रिडबर्ग कांस्टेंट। जी हां, रिडबर्ग भैया का नाम आपने सुना होगा, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। और आर एच की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, यूनिट का ध्यान रखना है। आर एच इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है और साथ में इन दोनों फॉर्मूलाज को आपने याद भी कर लिया है। जी हां, दोनों फॉर्म में आपको याद करना है। ऐसे इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है यह भी याद रखना है, और इस वैल्यू को कैसे इंडिकेट किया जा सकता है आपको यह भी याद रखना है। आई होप ये दोनों ही फॉर्म्स आपने इसकी याद की हैं। क्लियर है बात? और ये देखिए, एनर्जी आपको जूल यूनिट में मिलती है, जूल पर एटम। जी हां, ये एनर्जी एक एटम की कोरस्पॉन्डिंग है। जूल पर एटम किसकी एनर्जी है? ये उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। हम इस एनर्जी को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। जी हां, En इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये सम क्या मिलेगा हमें? ये हमें ये मिलेगा। क्लियर है बात? और जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट की एनर्जी भी तो वही होगी। जी हां, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है, और उसका अमाउंट हम इस बेहतरीन अंदाज में कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए डिफरेंट यूनिट्स के साथ एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट के साथ भी इंडिकेट किया जा सकता है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट के साथ एनर्जी की वैल्यू को यूज करना हो। En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट
पर एटम। यूनिट को ना भूलें, यूनिट आपको याद होगी तभी तो फॉर्मूला काम का है। यूनिट ऑप्शन में कुछ और गिवन होगी, आपने वैल्यूज पुट की, आप फाइनल आंसर तक पहुंच गए, लेकिन आपको यह पता ही नहीं है किस यूनिट में आपने आंसर कैलकुलेट किया है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूनिट में एनर्जी को ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है। और कौन कौन सी यूनिट में इंडिकेट कर सकते हैं? किलो कैलोरी पर मोल में भी इंडिकेट किया जा सकता है, किलोजूल पर मोल में भी इंडिकेट किया जा सकता है। आइए डिफरेंट यूनिट्स के साथ कैसे एनर्जी को इंडिकेट किया जा सकता है, इस पूरी माया को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए -313.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, ये देखिए एनर्जी का फॉर्मूला है। एक बार फिर से आप सोचेंगे इतने सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। 5 to 6 टाइम्स आप इनको रिवाइज कीजिए, देखिए सुबह शाम देखिए, आपको याद हो जाएंगे। देखिए यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल। आइए किलोजूल पर मोल में भी एनर्जी के फॉर्मूला को इंडिकेट करते हैं, -1312 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, किलोजूल पर मोल। आई होप इसको भी आपने याद किया होगा, किलोजूल पर मोल। क्लियर है बात? तो देखिए हमारे पास ऐसी एनर्जी के कितने फॉर्मूलाज हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया था, इस फॉर्म में भी याद करना है, इस फॉर्म में भी आपको याद रखना है, जूल पर एटम। जी हां, यहां भी यूनिट क्या है? जूल पर एटम है। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इस यूनिट में भी याद रखना है। किलो कैलोरी पर मोल, ये भी आपने याद किया है। किलोजूल पर मोल, ये भी आप याद कर चुके हैं। देखिए अगर आपने इन सभी रिजल्ट्स को याद कर लिया है तो इसके अलावा आपको ये भी याद होगा, प्रीवियस सेशन में इससे रिलेटेड बात हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2k, एंड ये इक्वल होगा टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के। nth ऑर्बिट की एनर्जी देखिए आपको इस प्रकार से नेगेटिव साइन के साथ मिलती है, ये नेगेटिव होगी, ये याद रखना आपको। पोटेंशियल एनर्जी ये भी नेगेटिव साइन के साथ मिलती है। काइनेटिक एनर्जी ये पॉजिटिव होगी। आई होप ये भी आप प्रीवियस सेशन से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे वक्त हो गया है कुछ और बातें करने का एनर्जी से रिलेटेड। जी हां, एनर्जी डिफरेंस की हमें बात करनी है। कैसे बात करनी है? ये देखिए, ये हमारे पास N1 एनर्जी लेवल है। कौन सा एनर्जी लेवल है? N1 एनर्जी लेवल, ये हमारे पास है। और ये हमारे पास देखिए क्या है, ये N2 एनर्जी लेवल है, ये N2 एनर्जी लेवल है। दिस इज N1 एनर्जी लेवल एंड दिस इज N2 एनर्जी लेवल। डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ दीज टू एनर्जी लेवल्स की अगर बात की जाए, यानी En2 माइनस En1 की बात की जाए तो क्या होगा? देखिए डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस क्या होगा? अगर दो एनर्जी लेवल के बीच एनर्जी डिफरेंस की बात की जाए तो देखिए ऊपर जो एनर्जी लेवल होगा इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। नीचे जो एनर्जी लेवल होगा इसकी एनर्जी कम होगी। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? इसको प्रूव भी किया जाएगा। अभी तो हमारे पास फॉर्मूलाज आ चुके हैं। बोर थ्योरी से हमने nth ऑर्बिट की एनर्जी को इस प्रकार से, इस बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट किया है, हम आसानी के साथ इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज को कंपेयर कर पाएंगे और डिफरेंस की बात तो आसानी के साथ कर ही सकते हैं। देखिए ये जो डिफरेंस है डेल्टा ई, इसको ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है En2 माइनस En1। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूनिट में अगर इस एनर्जी लेवल के डिफरेंस को एक्सप्रेस किया जाए तो देखिए कैसे हमें एक्सप्रेस करना होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय N2 स्क्वेयर। ये हमने En2 को पुट किया। En1 क्या होगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय N1 स्क्वेयर। यहां से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। डेल्टा ई आपको क्या मिलेगा? डेल्टा ई आपको मिलेगा यहां से 13.6। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, इसके साथ में क्या है? जेड स्क्वेयर बाय N1 स्क्वेयर है, माइनस, ये देखिए माइनस साइन है, -13.6
इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन टू स्क्वेयर। क्लियर है बात? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई को हमें इंडिकेट करना होगा। देखिए डेल्टा ई क्या होगा? डेल्टा ई यहां पर हमें इस प्रकार से मिलता है 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, यहां भी है यहां भी है। ये क्या होगा? कॉमन होगा। चलिए इसको कॉमन लेते हैं। 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, ये हमने कॉमन लिया। इसके अलावा देखिए क्या ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से देखिए 1 बाय एन वन स्क्वेयर, यहां क्या है 1 बाय एन टू स्क्वेयर, बीच में क्या माइनस साइन है। देखिए 1 बाय एन वन स्क्वेयर माइनस 1 बाय एन टू स्क्वेयर, ये मिलता है हमें। और यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जी हां, इसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी En को हमने इस प्रकार से इंडिकेट किया था, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। तो देखिए इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। इसी को यूज करते हुए हमने दो एनर्जी लेवल के बीच एनर्जी डिफरेंस की बात की है। जी हां, डेल्टा इज एनर्जी डिफरेंस, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी। ये है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। कोई भी दो एनर्जी लेवल के बीच इस प्रकार से एनर्जी डिफरेंस की बात की जा सकती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहां पर Z क्या होगा? एनर्जी के इस टाइप के फॉर्मूलाज में Z क्या होगा? Z एटॉमिक नंबर होगा। Z इज एटॉमिक नंबर। N क्या होगा? N इज ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर। और एनर्जी के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, these formulas are valid for species containing single electron. आई होप इसका आपने पता भी किया होगा। प्रीवियस सेशन में आपको होमवर्क दिया गया था, आखिरकार ऐसा क्यों है? These formulas are valid for species containing single electron. देखिए इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज बोर मॉडल डज नॉट कंसिडर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को बोर मॉडल कंसिडर नहीं करता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को बोर मॉडल में कंसिडर नहीं किया गया। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन भी होगी। लेकिन बोर मॉडल में इस टाइप का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन के बीच कितनी रिपल्शन होगी और इस रिपल्शन के होने से क्या होगा। इसलिए बोर मॉडल को हम केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए ही वैलिड मानेंगे। और ऐसा होता भी है। बोर ने जितनी भी कैलकुलेशन की थी सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए ही की थी। देखिए ऐसी स्पीसीज कौन कौन से हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, हाइड्रोजन हो सकता है, इसके अलावा हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, बोरोन 4 प्लस एटसेट्रा। इस प्रकार से सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या एप्लीकेबल होगा? इस प्रकार से सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल होगा। Z देखिए क्या होगा? हाइड्रोजन के लिए Z1, हीलियम प्लस के लिए Z2 होगा, लिथियम 2 प्लस के लिए Z3 होगा, बेरिलियम 3 प्लस के लिए Z4 होगा, बोरोन 4 प्लस के लिए Z5 होगा। N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। N इज ऑर्बिट नंबर। आई होप ये आपने एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए इसके बाद हमें एक और मेन मुद्दा डिस्कस करना है। nth ऑर्बिट की एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें नेगेटिव साइन क्यों है? या फिर एनर्जी के किसी भी फॉर्मूला को उठाकर देख सकते हैं, डिफरेंट यूनिट्स के साथ काफी सारे फॉर्मूलाज आपके पास हैं, वहां नेगेटिव साइन की क्या इंपोर्टेंस है? देखिए En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वेयर k स्क्वेयर इंटू m इंटू e⁴ इंटू z स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर
इंटू एच स्क्वेयर। आई होप इस फॉर्मूला से आप फेमिलियर हो चुके हैं। En क्या है? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। जी हां, ये है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। और यहां पर सभी कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज को पुट करने के बाद आज हमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में काफी सारे फॉर्मूलाज की बात की है। उम्मीद करता हूं एनर्जी से रिलेटेड ये सभी फॉर्मूलाज आपने याद कर लिए होंगे। क्लियर है बात? तो देखिए, अब हमें बात करनी इस नेगेटिव साइन की। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ किस बेहतरीन अंदाज में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, ये आप जानते होंगे। इस अट्रैक्शन को ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। आप सोच रहे होंगे अट्रैक्शन को कैसे इंडिकेट करता है? फील नहीं हुआ? देखिए, इसको फील करते हैं। ये हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉन है बोर ऑर्बिट में, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस प्रकार से सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर करते हुए ये हमने बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है। क्लियर है बात? देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होगा। अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। जी हां, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा? न्यूक्लियस। ये देखिए एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये होगी, आप देख सकते हैं। ये है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसके इक्वल होगी? ये इक्वल होगी के इंटू जेड स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर के। आई होप इसको भी आप जानते होंगे। अगर ये इसके इक्वल होगी तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इक्वलाइज किया जाएगा किससे? mv स्क्वेयर बाय आर से। ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये पूरी माया आप जानते हैं। इसके अलावा टोटल एनर्जी क्या होगी? ये होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप देख चुके हैं। ये देखिए 1/2 के जेड स्क्वेयर बाय आर होगी। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से देखिए नेगेटिव साइन मिलेगा आपको। अपोजिटली चार्ज्ड आयंस की पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, जब आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड होंगे तो नेगेटिव साइन होगा, माइनस साइन होगा, माइनस के जेड स्क्वेयर बाय आर। और ये देखिए, ये नेगेटिव साइन अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। और इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से जो टोटल एनर्जी आपको मिलेगी ये नेगेटिव मिलेगी। ये नेगेटिव इसलिए मिलती है क्योंकि ये नेगेटिव है और इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से क्या है? ज्यादा है। यानी ये नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है? कब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी? इस प्रकार से जब क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, जब अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होंगे। जी हां, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। अगर Q1 Q2 इस प्रकार से है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड है, इनके बीच क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस के Q1 Q2 बाय आर होगी। इसी वजह से देखिए यहां पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन आपको देखने को मिलता है। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस जेड है और ये क्या है? माइनस ई है। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। पोटेंशियल एनर्जी में ये नेगेटिव साइन आने की वजह से ही टोटल एनर्जी में क्या आया है? नेगेटिव साइन आया है। चलिए, ये अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया है तो आगे चलते हैं। एनर्जी की एक और माया हम जानेंगे। अब देखिए, यहां हमारे पास एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन है। कैसे? हमने यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है। इस प्रकार से हमने फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी को भी कैलकुलेट कर लिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूनिट में हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे? देखिए, हमारे पास En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। ये रिजल्ट हमारे पास है। यूनिट आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चलिए, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं।
इवन क्या है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए z क्या होगा 1 होगा। और ये देखिए ये n की वैल्यू है n1 n2 n3 n4, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, जेड क्या होगा हर केस में z क्या होगा 1 होगा, z रेज टू पावर 2 1 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर 2 1 रेज टू पावर 2। यहां से देखिए क्या मिलता है, इवन क्या मिलता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपके पास है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी -13.6 इंटू ये देखिए जेड स्क्वेयर, अरे हाइड्रोजन का केस एक बार फिर से 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर, देखिए n2 है 2 रेज टू पावर 2, देखिए इसको पुट करने के बाद हमें सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या मिलती है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आपने भी इसको इस प्रकार से इंडिकेट किया होगा, कैलकुलेट किया होगा। देखिए अब वक्त हो गया है थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट करने का, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, अगेन हाइड्रोजन का केस है 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर, n क्या होगा 3 होगा 3 रेज टू पावर 2। देखिए क्या मिलता है यहां से हमें थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिलता है, और इसको सोल्व करने के बाद थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी हमें मिलती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए अब बात करें फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी की, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वेयर, यहां से देखिए -13.6 डिवाइडेड बाय 16, यानी एनर्जी इसको सोल्व करने के बाद -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। इस डेटा को देखने से देखिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सोचिए सोचिए इसको देखने से क्या कंक्लूड कर पाएंगे। देखिए यहां से हमें दो इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। पहली बात तो हमें यह पता चलती है इस डेटा को देखने से, जितना हम न्यूक्लियस के दूर जाते जाएंगे उससे क्या होता जाएगा। सोचिए न्यूक्लियस के दूर जाने से यानी ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, इससे एनर्जी भी इंक्रीज होगी। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम है, न्यूक्लियस से दूर गए सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी इससे ज्यादा है। जी हां, -3.4 -13.6 से ज्यादा है। और दूर गए देखिए, ये देखिए ये एनर्जी ज्यादा हुई, फोर्थ ऑर्बिट तक चले गए हैं, ये एनर्जी इन चारों में सबसे ज्यादा है। न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जी हां, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कूलम्ब्स लॉ से मिलती है, आर इंक्रीज होने पर ध्यान से सुनना मेरी बात, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसमें आर इंक्रीज होने पर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। अगर अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और इसका प्रमाण आपके सामने है, मैथमेटिकली हमने इस बेहतरीन अंदाज में एनर्जी की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए डिफरेंट ऑर्बिट के कोरस्पॉन्डिंग इस प्रकार से हमने एनर्जी की बात कर ली है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, सेकंड की क्या होगी, थर्ड की क्या होगी, फोर्थ की क्या होगी, ऐसे ही हम आगे और ऑर्बिट्स की एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, देखिए पॉइंट नंबर 1, E1 सबसे कम है, E2 ज्यादा है, दूर जाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। आई होप ये पूरी माया आपने अंडरस्टैंड कर ली है। अब देखिए ये तो आप अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में देखिए क्या गिवन है, ध्यान से देखिए क्या गिवन है। सोचिए एक पिक्चर आपके सामने है, इसको अगर आप ध्यान से देखें और इस गैप को देखें, ये गैप देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक ये गैप सबसे बड़ा है, ऐसा क्यों है। और ये देखिए ये गैप इससे कम हुआ, आगे देखिए नेक्स्ट देखिए ये गैप और कम हो गया, आगे देखिए ये गैप और कम हो गया, और ऐसे आगे जाएंगे ये गैप क्या होते जाएंगे कम होते जाएंगे। क्लियर है बात, ऐसा क्यों है। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, En2 माइनस En1 से, जी हां दो एनर्जी लेवल के बीच अगर एनर्जी की बात करनी हो तो किस बेहतरीन अंदाज में दो एनर्जी लेवल के बीच
एनर्जी डिफरेंस की बात की जा सकती है। आइए इसकी बात करें। जैसे हमें बात करनी यहां पर इस एनर्जी डिफरेंस की, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहां पर अप्लाई करना होगा En2 माइनस En1, यानी हमें करना होगा यहां पर E2 माइनस E1। इससे क्या मिलेगा, E2 माइनस E1 से क्या मिलेगा, देखिए E2 क्या है -3.4 एंड E1 क्या है -13.6, माइनस साइन -13.6। एक माइनस पहले से बाहर है ही, एक और माइनस होगा, तो देखिए इससे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी +13.6 -3.4, ये क्या हुआ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। क्लियर है बात। ये हमने एनर्जी गैप चेक कर लिया है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। आगे देखिए, अगर ये एनर्जी गैप चेक करना हो तो देखिए En2 क्या है, ये E3 है, En1 क्या है, ये देखिए ये E2 है। तो इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, E3 क्या होगी, ये देखिए -1.51 माइनस साइन, फिर देखिए इसकी एनर्जी क्या होगी, ये देखिए आपके पास है -3.4। तो यहां से E3 माइनस E2 आपको क्या मिलता है, ये एनर्जी गैप आपको क्या मिलता है, ये एनर्जी गैप आपको मिलेगा यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद, इससे तो कम ही मिलेगा। जी हां, कम तो मिलेगा, कितना मिलेगा इसकी हमें बात करनी है। ये मिलेगा आपको 1.89, जी हां 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। आगे देखिए इस गैप की बात की जाए, ये और कम मिलेगा आपको, कितना मिलेगा चेक कर सकते हैं। ये देखिए E4 माइनस E3 की बात करनी होगी इस गैप के लिए, चलिए करते हैं E4 माइनस E3 की बात। एनर्जी डिफरेंस तो ऐसे ही चेक किया जा सकता है, E4 माइनस E3 क्या होगा, E4 क्या है -0.85, -0.85 माइनस साइन, ये देखिए E3 क्या है -1.51, -1.51 माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा 1.51 -0.85। जल्दी से सोचिए, सिंप्लीफाई कीजिए, क्या मिलता है आपको, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको मिल पाएगा 0.66 मिल पाएगा आपको, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए ये एनर्जी गैप और कम हो गया है। ऐसे आप एनर्जी डिफरेंस चेक कर सकते हैं, मैथमेटिकली आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। जितना आप दूर जाते जाएंगे एनर्जी गैप आपको क्या मिलता जाएगा, कम मिलता जाएगा। जी हां, मायावी केस आप देख चुके हैं जिसके अंदर हमने एनर्जी गैप की बात की है, एनर्जी गैप हमने चेक किया है। चलिए एनर्जी के कंपैरिजन के बाद अब बारी है एनर्जी डिफरेंस को कंपेयर करने की। जी हां, एनर्जी डिफरेंस देखिए किस प्रकार से हमें कंपेयर करना है। हमें बात करनी E5 माइनस E4 की, E5 माइनस E4 की। E4 माइनस E3 क्या होगा, E3 माइनस E2 क्या होगा, E2 माइनस E1 क्या होगा। ये देखिए न्यूक्लियस से दूर जाएंगे और एनर्जी गैप कम हो जाएगा। यहां देखिए न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी गैप कम हो जाएगा। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। यहां देखिए एनर्जी गैप न्यूक्लियस से दूर जाने पर कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको इस प्रकार से मिलेगा, न्यूक्लियस के पास एनर्जी गैप ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी गैप कम हो गया है। देखिए ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लेवल्स के बीच एनर्जी का जो डिफरेंस है ये क्या होगा। इस पूरी माया को जानने के बाद अब हमें एक और टाइप की एनर्जी को जानना है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। और ये कॉन्सेप्ट हमें यहां पर जानना है सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए इस कॉन्सेप्ट की हमें बात करनी है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, इसकी बात की जाएगी पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में। यहां पर हमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जाएगा, इसकी पूरी माया को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर जानेंगे। तब तक आपको इंतजार करना होगा और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए। आई होप यहां तक आपने अंडरस्टैंड किया है। अगर यहां तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो वक्त हो गया है आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को जानने का।
आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए इस टाइप से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। यहां पर सबसे पहली बात, एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, दूसरी बात गैसियस एटम होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, इस मुद्दे की भी बात करेंगे। उससे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आइए इसको डिफाइन करें। ये देखिए लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होगा। जी हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर करना है। ये इलेक्ट्रॉन फिलहाल ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है, यानी n इज इक्वल टू 1 स्टेट में है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है। यही ज्यादा स्टेबल होगा। ग्राउंड एनर्जी स्टेट में ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, इसलिए होगा न्यूक्लियस की ज्यादा पास है और न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। देखिए ये एफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेकर जाना है तो इसकी अट्रैक्शन को कम करना होगा। अट्रैक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, देखिए इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, इसको खिलाना होगा फोटोन। जी हाँ, फोटोन खाने के बाद इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा ज्यादा एनर्जी के साथ। ये आप जानते हैं इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है और इस एनर्जी के इक्वल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हुई तो रिवॉल्व करता रहेगा। इससे ज्यादा एनर्जी हुई तो देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ओवरकम हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। लेकिन हमें हायर में जंप करवाना नहीं है, हमने यहां पर इस एनर्जी का फोटोन इसको खिलाया है ताकि इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर चला जाए, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर चला जाए, यानी ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट चला जाए, इतना दूर चला जाए इस एटम से ताकि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ना कर पाए। डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस इनफाइनाइट मान लिया जाता है। जी हाँ, रेफरेंस के लिए क्या मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं, यानी काफी दूर चला गया। वह एनर्जी का मिनिमम अमाउंट जो इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर ले जाने के लिए रिक्वायर्ड है। किस केस में, अगर ये एटम आइसोलेटेड हुआ, गैसियस एटम हुआ, इस केस में तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, उस अमाउंट को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अब वक्त हो गया है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए इसको जानने का। देखिए एनर्जी डिफरेंस की हम बात करेंगे, डेल्टा ई, किस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल आपने इसको एनर्जी खिलाई है। देखिए ई इनफाइनाइट En2 माइनस En1, ये देखिए ये इनफाइनाइट होगा, N2 क्या होगा, N2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट ले गए, यानी इतना दूर ले गए, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। N1 क्या है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में था, N1 1 के इक्वल है। यहां से देखिए बोर मॉडल के केस में ऑर्बिट की एनर्जी के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और यहां पर एक बेहतरीन अंदाज में ई इंफिनिटी एंड E1 की बात करेंगे। देखिए ई इंफिनिटी क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन क्या है, इनफाइनाइट है, इस केस में काफी दूर है। ये देखिए -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, ये देखिए N1 क्या है, 1 है, 1 स्क्वेयर, और Z भी क्या होगा, ये भी तो 1 होगा। हाइड्रोजन का केस है, यहां एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। यहां से देखिए समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये एनर्जी डिफरेंस क्या है, ये देखिए ये एनर्जी डिफरेंस +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये क्या है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। जी हां, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपके पास है सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए, इसको हमें अप्लाई करना है। अब वापस चलते हैं। देखिए ये आइसोलेटेड क्यों होना चाहिए, अगर ये आइसोलेटेड नहीं हुआ, किसी दूसरे एटम के साथ अटैच्ड हुआ, तो ऐसा भी तो हो सकता है जो एनर्जी आप इसको खिलाएं उस एनर्जी से उन दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए,
इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम के बीच की, ये ओवरकम हो जाए। हमें तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है, इसलिए बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। गैसियस स्टेट में क्यों होना चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है आप इसको एनर्जी खिलाएं, और ये सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, तो उस केस में क्या होगा? अगर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में है तो ऐसा हो सकता है जो एनर्जी का अमाउंट आपने इसको प्रोवाइड किया है उससे स्टेट चेंज हो जाए। क्लियर है बात? अगर सभी एटम्स आइसोलेटेड होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे, तो अब यह पक्का होगा कि जो एनर्जी का अमाउंट इसको खिलाया जाएगा उससे एक ही काम होगा। क्या काम होगा? इससे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट को अटेन करता है, और अगर आपने इतनी एनर्जी इसको खिला दी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट चला गया, उस केस में एनर्जी के उस मिनिमम अमाउंट को हम क्या बोल देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। तो देखिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जनरलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आयोनाइजेशन एनर्जी can be represented as देखिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ध्यान से सुनना। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस। ये एनर्जी डिफरेंस क्या है? ये है इनफिनिटी माइनस E1। याद होगा आपको? जी हाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, पार्ट जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या है? इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट क्या है? 0 है। E1 क्या है? -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय 1 स्क्वेयर। ये क्या होगा? ये होगा माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर। जी हाँ, हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू 1 होगी, हम जानते हैं। हीलियम प्लस के केस में अब तो याद हो गया होगा आपको, जेड की वैल्यू 2 होगी। लिथियम 2 प्लस के केस में जेड की वैल्यू 3 होगी। बेरिलियम 3 प्लस के केस में जेड की वैल्यू 4 होगी। बोरोन 4 प्लस के केस में जेड की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। इस प्रकार से जेड की वैल्यू पुट करते जाएंगे, पूरा तमाशा आप देखते जाएंगे। जी हाँ, ये आपके सामने आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का एक बेहतरीन रिजल्ट है, जिसको अप्लाई करने से आप आसानी के साथ फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। और इस प्रकार से सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी की पूरी माया आपने अंडरस्टैंड कर ली है। इसको कब अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है, इसको आप देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें सभी एनर्जी रिलेटेड फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए जमकर प्रैक्टिस करनी है। सभी फॉर्मूलाज को आज यहीं पर ही याद करके जाना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ एटम फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है ये सेकंड ऑर्बिट है। इसका मीनिंग है ये थर्ड ऑर्बिट का केस है। जी हाँ, n इज इक्वल टू 3 है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मीनिंग है? n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है। इसके बाद एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 होगी। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3 होगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यानी हमें बात करनी है E3 की। En क्या है? -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। यहां देखिए, लिथियम 2+ का केस है, Z होगा इसके लिए 3 एंड N क्या होगा? N इसके लिए 3 होगा। ये देखिए Z और N इक्वल हैं, तो Z स्क्वेयर से N स्क्वेयर कैंसिल हुआ। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी? एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट E3 मिल जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी हाँ, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। यह होगा इसका फाइनल आंसर। आगे चलते हैं। देखिए, एक और सिंपल सोबर क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हीलियम प्लस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मीनिंग है? ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी n इज इक्वल टू 2,
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये होगी n इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से हमें रेशियो की बात करनी है, E2 बाय E3 की बात करनी है, या फिर E3 बाय E2 की भी बात की जा सकती है। तो देखिए इस केस में E2 बाय E3 की हमें बात करनी होगी, रेशियो कंसिडर करना है। तो E2 बाई 3 क्या होगा, देखिए En होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। सेम एटम के कोरस्पोंडिंग आपको ये बात करनी है, हीलियम प्लस का केस है, Z इसके लिए 2 होगा, और वैसे भी रेशियो लेने पर Z से Z कैंसिल ही तो होना है। जी हाँ, Z स्क्वेयर से Z स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर। एन क्या है, यहां देखिए 2 है, यहां क्या है 3 है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय देखिए -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर। एन क्या है 3 है, 3 रेज़ टू पावर 2, -13.6 से -13.6 भी कैंसिल हुआ। रेशियो क्या मिलता है, यहां से रेशियो आपको मिलता है 9:4। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, डरना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, और साथ में ऑर्बिट नंबर की बात करनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और रेडियस क्या होगा। और इतनी सारी बातें एक ही क्वेश्चन में की जा सकती हैं, हम भी कर लेंगे आराम से। देखिए कैसे, रिलेशन पता होना चाहिए एनर्जीज का। कौन सा रिलेशन याद है आपको, काइनेटिक एनर्जी का मोड पोटेंशियल एनर्जी का मोड डिवाइड बाय 2 के इक्वल है, और ये इक्वल है टोटल एनर्जी के मोड के इक्वल। ध्यान दीजिएगा, साइन कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, मेंशन भी कर लें, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है। चलिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करें, मोड के साथ ये रिलेशन आपको क्लियर होगा। अगर ये रिलेशन आपको याद है तो चलिए इसको अप्लाई भी कर लेते हैं। कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी -6.8 है, मोड लगा रखा है, तो देखिए मोड लगाएंगे 6.8 डिवाइड बाय 2, इस प्रकार से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी, देखिए क्या 6.8 डिवाइड बाय 2। मैग्नीट्यूड की हमने बात की है 3.4, इस प्रकार से टोटल एनर्जी आपको मिल जाएगी क्या 3.4। जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टोटल एनर्जी होती है। क्लियर है बात। तो देखिए इस प्रकार से हमने काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है, टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है। अब बारी है ऑर्बिट नंबर की। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है ऑर्बिट की एनर्जी का, और ये एनर्जी आपके पास है, देखिए क्या है 3.4। ये मैग्नीट्यूड है, साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इक्वेट करते हैं -3.4 से, Z क्या है, हाइड्रोजन का केस है, Z1 है, Z को 1 पुट किया तो यहां से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 3.4 4 जा क्या होगा 13.6 होगा। यहां देखिए 4 इज इक्वल टू n रेज टू पावर 2, इधर 4 इधर n रेज टू पावर 2, n इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट, तो देखिए यहां से n क्या मिलता है, n2 मिलता है। जी हां, ये केस है सेकंड ऑर्बिट का। अरे n की वैल्यू आपको भी 2 ही मिली यहां से, तो किसका केस है ये सेकंड ऑर्बिट का केस है। आई होप आप भी n कैलकुलेट कर पाए होंगे, ऑर्बिट नंबर कैलकुलेट कर पाए होंगे। अब बारी है रेडियस ऑफ ऑर्बिट को कैलकुलेट करने की। देखिए n की वैल्यू 2 है और इसके कोरस्पोंडिंग रेडियस क्या होगा, Rn आप जानते होंगे 0.529 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड ए नोट। यहां पर n को हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस R2 क्या होगा 0.529 इंटू 2 रेज टू पावर 2। हाइड्रोजन का केस है, Z की वैल्यू 1 है, तो देखिए 0.529 इंटू 4, यह आपको मिलता है 2.116 ए नोट। मीटर यूनिट में अगर बात की जाए 1 ए नोट 10 रेज टू पावर -10 मीटर के इक्वल है, और 10 रेज टू पावर
-8 सेंटीमीटर के इक्वल है। इस प्रकार से इसको मीटर एंड सेंटीमीटर यूनिट में भी इंडिकेट किया जा सकता है। इतना मीटर होगा और सेंटीमीटर में बात की जाए तो देखिए 2.116 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सोल्व करेंगे और इसका क्या फाइनल आंसर आएगा ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करना है। मैं चेक करूंगा कितने स्टूडेंट्स इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाए हैं और पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर पाए हैं। तो चलिए अब वक्त हो गया है आगे चलने का। आगे हमें आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। जी हां, आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का ये जो बेहतरीन फॉर्मूला आप देख चुके हैं 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको अप्लाई करना है। केस है ये हीलियम प्लस का। जी हां, हीलियम प्लस का केस है। एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर चुका है, इसको अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ऐसे केस में इस आयोनाइजेशन एनर्जी को IE2 बोलेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इसका पहले ही लूज हो चुका है। ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसमें। पहले जब ये न्यूट्रल था 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस आयोनाइजेशन एनर्जी को IE1 से इंडिकेट करेंगे। लेकिन यहां पर बात करनी है हीलियम प्लस की, तो इस आयोनाइजेशन एनर्जी को IE2 से इंडिकेट करेंगे। और वैसे भी हम उस आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर पाएंगे जो कि उस स्पीसीज के कोरस्पॉन्डिंग है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम यहां पर IE2 कैलकुलेट करने के काबिल हैं। ये जो फॉर्मूला हमने डिड्यूस किया है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज की आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। ये देखिए Z इज इक्वल टू 2 है, 2⁻², 13.6 इंटू 4। यहां से हमें आयोनाइजेशन एनर्जी IE2 ऑफ हीलियम प्लस हमें मिलती है क्या, देखिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आपके सामने है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे चलते हैं। आगे हमें फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन की बात करनी है। यानी बोरोन प्लस में गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, फिर बोरोन प्लस से घबराना नहीं है, बोरोन 2+ में गया होगा, एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, बोरोन 2+ से ये गया होगा बोरोन 3+ में, एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। ऐसे करते करते ये देखिए बोरोन 3+ से बोरोन 4+ में जा चुका है। इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं। अब हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। इसका एटॉमिक नंबर 5 है। अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होगा बोरोन 4+ से, जब ये जाएगा बोरोन 5+ में, तो ये इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। Z इसके लिए 5 है। इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इसको इंडिकेट किया जाएगा IE5 से। क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है? बिल्कुल है। तो इसके लिए हम ये बेहतरीन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 13.6 इंटू Z²। तो देखिए 13.6 इंटू 5⁻², Z5 है। 13.6 इंटू 25, 13.6 इंटू 25 क्या हुआ? 13.6 इंटू 25 हुआ, सिंप्लीफाई कीजिए 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो चलिए इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन आपके सामने है। प्योर जेईई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस्ड के अंदर आ सकते हैं। स्टार मार्क कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, फाइनल आंसर तक पहुंचे हैं। अब मेरा मेथड देखिए, गिवन डेल्टा एच, यहां डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस लिथियम गैस गिव्स अस लिथियम 3+ गैस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स इज 19800 किलोजूल पर मोल। ध्यान दीजिएगा, यूनिट क्या है? किलोजूल पर मोल है। टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है लिथियम से लिथियम 3+ जाने के लिए, ये एनर्जी आपके सामने है 19800 किलोजूल पर मोल। I1 फॉर लिथियम इज 520 एंड I2 एंड I3 ऑफ लिथियम प्लस आर रिस्पेक्टिवली। लिथियम प्लस के लिए क्या होंगी I2 एंड I3?
इसकी हमें बात करनी है, यानी लिथियम के लिए हमें सेकंड आयोनाइजेशन एंड थर्ड आयोनाइजेशन की बात करनी है। लिथियम प्लस बन चुका है, इसके बाद सेकंड आयोनाइजेशन से क्या बनेगा, लिथियम 2 प्लस बनेगा। थर्ड आयोनाइजेशन से क्या बनेगा, थर्ड आयोनाइजेशन से बन पाएगा क्या, लिथियम 3 प्लस। तो देखिए अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला की हेल्प से सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज की आयोनाइजेशन एनर्जी को ही कैलकुलेट किया जा सकता है। याद है आपको, याद होना भी चाहिए, अगर नहीं याद है तो वापस जाइए आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में, वो आपको बताया गया है। तो देखिए जब लिथियम 2 प्लस से लिथियम 3 प्लस फॉर्म होगा तो ये कौन सा आयोनाइजेशन होगा, ये होगा थर्ड आयोनाइजेशन। क्यों, लिथियम से लिथियम प्लस बन चुका है, लिथियम प्लस से लिथियम 2 प्लस बन चुका है। अब हमें बात करनी है लिथियम 2 प्लस से लिथियम 3 प्लस बनने की। तो यहां पर देखिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये एनर्जी IE3 होगी। क्लियर है बात, ये एनर्जी क्या होगी, IE3 होगी। और यहां पर लिथियम 2 प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। जी हां, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है ये। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है, Z इसका क्या होगा, Z इसका 3 होगा। जी हां, Z लिथियम के लिए 3 है। एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा ये आप जानते होंगे, लिथियम के लिए Z इज इक्वल टू 3 होगा। क्लियर है बात। तो देखिए Z3 को यूज करते हुए कैसे हम लिथियम 2 प्लस की आयोनाइजेशन की बात कर सकते हैं, फर्दर आयोनाइजेशन की बात कर सकते हैं, यानी IE3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है IE3 और डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है, जो डेटा हमें गिवन है ये किलोजूल पर मोल में गिवन है। तो चलिए इसको भी एक्सप्रेस कर लें किलोजूल पर मोल में। अगर आपको nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला याद हो, वहां जहां पर 13.6 था उसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए 1312 से, तो देखिए nth ऑर्बिट की एनर्जी आपको कौन सी यूनिट में मिल जाएगी, किलोजूल पर मोल में। ऐसे ही इस 13.6 को अगर रिप्लेस कर दिया जाए 1312 से, तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये भी आपको किलोजूल पर मोल में मिल जाएगी। जी हां, बिल्कुल मिल जाएगी। तो देखिए 1312 इंटू Z स्क्वायर, Z क्या है, 3 है, 3⁻²। तो यहां से जो आपको IE3 मिलेगी ये कौन से ऑप्शन के क्लोज होगी, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और देखिए यहां से जो आपको IE3 मिलेगी ये कौन से ऑप्शन के क्लोज होगी, यानी कौन से ऑप्शन में जो I3 का डेटा गिवन है उस डेटा के क्लोज होगी ये I3। मुझे ऐसा लगता है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये I3 11775 के क्लोज है। यानी यहां से देखिए I3 क्या मिलती है, 11775 किलोजूल पर मोल। या तो आप ऐसे ही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, इसका फाइनल आंसर ये होगा क्योंकि हमने I3 को चेक कर लिया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है I2 के लिए डेटा इनसफिशिएंट हो, डी ऑप्शन भी तो हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए ये कंफर्म करने के लिए कि ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, हमें क्या करना होगा, हमें और दिमाग लगाना होगा। और क्या कर सकते हैं, और दिमाग कैसे लगाना होगा, देखिए लिथियम गैस से लिथियम प्लस गैस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इस पूरी प्रोसेस को ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा, पूरा ध्यान लगाइए। लिथियम प्लस गैस से लिथियम 2 प्लस गैस बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुआ होगा। आगे देखिए लिथियम 2 प्लस गैस से लिथियम 3 प्लस गैस बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकला होगा। इस प्रकार से सारे इलेक्ट्रॉन लिथियम के बाहर जा चुके हैं 1 बाय 1। तो देखिए ओवरऑल प्रोसेस क्या है, इनको ऐड करना होगा 1 + 2 + 3, तीनों को ऐड करना होगा। तीनों को ऐड करने से देखिए क्या मिलता है, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। हमें ओवरऑल प्रोसेस लिथियम गैस गिव्स अस लिथियम 3 प्लस गैस 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये मिल जाएगी ओवरऑल प्रोसेस।
और इसके लिए देखिए डेल्टा एच टोटल गिवन है, यानी कितनी हीट इस प्रोसेस के दौरान यूज हुई है, ये हीट का डेटा हमें गिवन है। देखिए कितनी एनर्जी यूज हुई है, इतनी एनर्जी यूज हुई है, ये डेटा हमें गिवन है, यानी हमें गिवन है डेल्टा एच टोटल, ये गिवन है 1, ध्यान से देखिए क्या डेटा है 19800, 19800, ये डेटा है 19800 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, ये डेटा हमें गिवन है। और ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, IE1, इसके लिए I2, इसके लिए I3, और इनका टोटल क्या होगा, इनका टोटल यही तो होगा। जी हां, इन तीनों को ऐड करने से हमें टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी यही तो मिल पाएगी, बिल्कुल मिल पाएगी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू डेल्टा एच टोटल। जी हां, टोटल डेल्टा एच तो यही होगा जो आपको गिवन है 19800 किलोजूल पर मोल। क्लियर है बात? इसके अलावा और क्या डेटा गिवन है, ध्यान से देखिए। I1 का डेटा गिवन है 520 किलोजूल पर मोल। जी हां, I1 का डेटा गिवन है 520 है, फर्स्ट आयोनाइजेशन के कोरस्पोंडिंग ये I1 520 है। और I3 हमने कैलकुलेट कर ही ली है। कहां से कैलकुलेट की है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज लिथियम 2+ फर्दर आयोनाइज होगा, लिथियम 3+ बनेगा, वहां से हमने कैलकुलेट की है। बोर मॉडल के उस बेहतरीन फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हमने I3 यानी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी यहां कैलकुलेट की है। क्या ये 11775। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद I2 क्या मिलेगी आपको, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद I2 आपको यही मिलेगी जो ए ऑप्शन में गिवन है 7505। चेक कर सकते हैं आप, यहां से देखिए आपको I2 क्या मिलेगी, I2 इज इक्वल टू 19800 माइनस 520 माइनस 11775। तो यहां से आपको फाइनल आंसर यही मिलेगा। चेक कर सकते हैं आप, क्या मिलेगा 7505 किलोजूल पर मोल। तो देखिए इस प्रकार से हमने एनर्जी कैलकुलेशन से रिलेटेड पूरी कहानी अंडरस्टैंड कर ली है। एक और जादुई कहानी को हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। स्पेक्ट्रम को हमें जानना है, तब तक के लिए आप एनसीईआरटी बुक से स्पेक्ट्रम को रीड कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रम को रीड करने के साथ साथ जितने टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं उन सभी को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल रिवाइज करना चाहिए, रिवाइज करेंगे तभी तो चीजें आपके दिमाग में रिटेन रह पाएंगी और लंबे टाइम तक आप चीजें याद रखेंगे, तभी तो आप स्माइल करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। चलिए आज इस सेशन में इतना काफी है। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।